चलिए तो हम लोग अपना आज का कार्यक्रम चालू करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर से रिलेटेड हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहती है, कौन सा पॉइंट को। सबसे पहला बात कहता है नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, और हमने आपको एक सिचुएशन में बताया भी था क्या होता क्या है, कहानी क्या होती है। कोई भी अगर कंडक्टर है तो कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर चला जाएगा, है ना, सरफेस के ऊपर चला जाएगा। और सरफेस के ऊपर चला जाने के बाद अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो कोई फील्ड भी नहीं रहेगा, कोई फील्ड भी नहीं रहेगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई फील्ड भी अंदर नहीं रहेगा, रीज़न ये है कि अगर कोई चार्ज कुछ देर के लिए मान लीजिए इसके अंदर है भी तो उस समय फील्ड तो डेवलप होगा, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा कि वो म्यूचुअल रिपल्सन के कारण फिर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब चार्ज उसके अंदर होगा तब फील्ड होगा, लेकिन वो रिपेल होकर के क्या आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में अब इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं बचा रह जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग गॉसेस थ्योरम लगा करके ऐसा सरफेस बना करके देखते हैं कि इनसाइड अगर चार्ज कोई भी गॉसियन सरफेस के इनक्लोज चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वाइज हमको खाली ध्यान रखना है कंडक्टर से रिलेटेड क्या सब फैक्ट है वो सब हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर कोई कंडक्टर है तो कैसा भी हो और चार्ज हो तो एक बात इसके विषय में तय है, और वो तय क्या है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इमर्ज आउट होता है, नॉर्मली क्या होता है, इंटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इमर्ज आउट करता है, नॉर्मली क्या होता है, इन करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम जानना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो चूँकि फील्ड लाइंस नॉर्मल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, वो इधर उधर नहीं होगा, है ना, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड must always normal to सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट के रूप में हम लोग देखें, तीसरे पॉइंट के रूप में क्या है, ये आया फिर कहाँ चला गया है, क्या के लिए है, The interior of the conductor can have no excess charge in the static situation. Static situation में कभी भी इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। Static situation ये इसी चीज़ को समझिए, no electric field inside the conductor। इसी बात को घुमा फिरा करके यूँ कहता है स्टैटिक स्टेट में अगर चला गया, मतलब कि कोई चार्ज अगर रहेगा तो स्टैटिक स्टेट रहेगा ना, चार्ज में मोशन आ जाएगा, इसके अंदर रहेगा फील्ड रहेगा, अब क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो अब मोशन में आने के बाद वो सेटल डाउन कब होगा, जब तक वो सरफेस के ऊपर नहीं जाता है। तो जब तक वो सरफेस के ऊपर नहीं जाता है तब तक वो सेटल डाउन नहीं होगा। सेटल डाउन नहीं जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए कि स्टैटिक स्टेट में कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं रह पाएगा। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट तो यही था। अब चलिए तीसरा पॉइंट को छोड़िए, अब चलो चौथा पॉइंट को देखिए, है ना। फोर्थ पॉइंट ये कहता है द इंटीरियर नो एक्सेस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द। हाँ,
अब ये पॉइंट जो है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, फील्ड तो इसके अंदर जीरो होगा, फील्ड तो इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन क्या इसके अंदर का पोटेंशियल भी जीरो होगा? तो क्वेश्चन इज दैट, फील्ड इसके अंदर का जीरो होगा तो क्या इसके अंदर का पोटेंशियल भी जीरो होगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। फील्ड तो जीरो होगा, फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल नॉट जीरो। क्यों नहीं होगा? अगर आप इनफाइनाइट से चार्ज लेकर के आते हैं तो सरफेस तक लाने में वर्क डन होगा, सरफेस तक लाने में वर्क डन होगा, और सरफेस के अंदर जब आप आएंगे तो उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। लेकिन किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर का लेते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो तो नहीं हुआ ना। क्या है कि इधर से लेके चलने में चार्ज को जब तक आप सरफेस पर पहुंचते हैं तो सरफेस पर पहुंचते 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 वर्क तो करना पड़ा, फिर यहाँ से जब अंदर की तरफ आप चलते हैं, यहाँ तुम आ करके फिर कहाँ चला जाता है? तेल भरवाने के लिए तो इतना टाइम तुमको बचा था कि तुम तेल भरवाने का रिस्क ले लिया। चलो, तो अंदर की तरफ जैसे आप आएंगे तो ठीक है कि अंदर यहाँ से यहाँ आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, ओके, बट सरफेस तक आने में तो वर्क करना पड़ा होगा। फ्री में तो आप अंदर नहीं पहुँच जाएंगे। पोटेंशियल जीरो का मतलब तो ये होता है कि वहाँ तक पहुँचाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, करेक्ट? ओके, ये मामला कुछ उस तरीके से हो गया कि जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप जाते हैं, वहाँ से फिर मार्केट जाते हैं, तो रेल फेयर तो आपको क्या करना, इस स्टेशन से उस स्टेशन आपने दिया, लेकिन वहाँ से जो लोकल मूवमेंट आपका हुआ वो फ्री हो गया। तो जो मार्केट तक आप पहुँच रहे हैं, तो ऐसा थोड़े कह सकते कि यहाँ पहुँचने में हमारा कोई पैसा नहीं लगा, ट्रेन का भाड़ा तो लगा, स्टेशन तक आने में तो पैसा लगा, यानी कि सरफेस तक आने में जो वर्क डन रहा होगा, यानी सरफेस का जो पोटेंशियल होगा, सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल होगा अंदर के किसी भी पॉइंट का। तो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम and it is equal to potential at the surface, और सरफेस के पोटेंशियल के वो बराबर होगा, ठीक है? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर हो, किसी भी कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? और किसी भी कंडक्टर के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर की अगर बात करते हैं, है ना, कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं और उसके जो कि चार्ज है, ओके, जो कि चार्ज है, अगर हम क्या करें, उसका कंडक्टर का क्या कर निकालना चाहते हो, सरफेस पर का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसको अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो कोई एक मान लीजिए इतना सा सरफेस ले करके एक गॉसियन सरफेस अगर हम बना देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे सीधे ऊपर की तरफ निकलता है, नॉर्मली ऊपर की तरफ निकलता है। कुछ किसी भी सरफेस में यही देखें ना, नॉर्मली आउट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउट होता है, करेक्ट है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउट होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्मली बाहर की तरफ निकलेगा, नॉर्मली बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब नॉर्मली बाहर की तरफ निकलेगा तो गॉसियन सरफेस टिफिन की बाटी जैसा हम बना दिए, है ना, टिफिन की बाटी जैसा बना दिए। अगर ये मान करके चले कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और ये एरिया कितना है, ds है, एरिया कितना ले रहा है, ds, छोटा एरिया ले रहा है, स्मॉल एरिया ले रहा है, तो एरिया, तो इसमें जो चार्ज आएगा, है ना, चार्ज आएगा, Q आएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds आ जाएगा, है ना, ठीक है, सिग्मा इंटू ds जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो फ्लक्स कितना होगा, एक तरफ से फ्लक्स हो जाएगा कितना भैया, एक तरफ से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, ई ds कॉस थीटा, यहाँ 0 डिग्री होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ से फाई की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि सिग्मा ds अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
अगर दोनों चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, ई डी एस इजकल टू सिग्मा डी एस अपॉन हाउ मच एप्सिलॉन और डी एस दोनों साइड में कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के विषय में कुछ प्रॉपर्टी हम पोटेंशियल से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के तक में हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। पहला कि अंदर का फील्ड जीरो होगा, ठीक है, ओके, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर स्टैटिक स्टेट में कोई चार्ज नहीं डेवलप करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा उस समय फील्ड डेवलप करेगा, ठीक है ना। उस समय फील्ड जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बोथ के एंड पे, तब उसमें क्या होगा, पोटेंशियल, तब वो चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है। खैर वो आगे कहानी है, ठीक है। तीसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, नॉर्मली निकलेगा, नॉर्मली इंटरव्यू करेगा, ठीक है, कंडक्टर के विषय में तय है। चौथा कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है, जो समरी है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल उसके सरफेस के बराबर, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, कोई भी पॉइंट अंदर कोई भी पॉइंट है अगर कंडक्टर के, तो उसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। फाइनली कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस, बिल्कुल एकदम सरफेस के ऊपर, वो उसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को ये वाला फार्मूला से भी देख सकते हैं। कोई अगर स्फीयर है तो उसके सरफेस पर यही ना होता है, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही ना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जरा सा देखिए तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रखिए, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर स्फीयर का क्या हो जाता है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा भी आता है। तो स्फीयर हो तो उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है जी, ओके। व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो पहले मेरे को बता दे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, वही बता दे, कौन बताएगा व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स। ले किताब में मूड़ी गोत दिए, किताब में मूड़ी डाल दिए, अब उसमें से सोचेंगे कि मॉलिक्यूल्स है क्या। Anybody else? What is atom? What is atom? देश में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। All molecules made up of same type of atoms are non-polar, are non-polar। जितने भी हैं, O2 हो जाए, Cl2 हो जाए, या जो भी, ये नॉन पोलर होते हैं, ओके। नाउ अबाउट द कंपाउंड्स, मिक्स्ड कंपाउंड्स, जिसमें H2O हो जाए, NaCl हो जाए, ये या कुछ और भी, है ना, ओके, या CO2 हो जाए, ठीक है। ये सब पोलर हो सकते हैं और पोलर नहीं भी हो सकते हैं। दे मे बी पोलर मॉलिक्यूल्स और मे नॉट बी द पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं भी हो सकते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स वो कब हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो कब हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझने की जरा चेष्टा करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो, दोज मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल्स दोज विच हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स are those which have dipole moment of its own, अपने खुद का डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, ओके। एंड फॉर नॉन पोलर molecules net dipole moment
नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा उसका? 0। तो अब हम लोग पोलर को समझने के लिए कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, जो भी लेंगे कंपाउंड लेंगे, है ना, जो भी लेंगे कंपाउंड लेंगे। क्या पहले हम लोग देखते हैं H2, हम लोग पहले H2O पर गौर करते हैं। H2O में कौन सा बॉन्ड होता है? ये ऑक्सीजन है और ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, शेप कुछ इस तरीके का। ये ऑक्सीजन है और ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कौन सा बॉन्ड होता है इसके अंदर? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है, इस बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, है ना, इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से तगड़ा कौन है? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो व्हाट हैपेंस, द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कुछ माइनस डेल्टा का पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और यहाँ पर प्लस डेल्टा का पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। इसी तरह से इस साइड में भी होगा और इस साइड में भी होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ। चलिए अब इसके डाइपोल, इसको ऐसे ओरिजिनेट कीजिए, तो इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, ये भी है तो इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। अब दोनों को लाइए, एक का डाइपोल मोमेंट इधर, एक का डाइपोल मोमेंट इधर, तो दोनों का वेक्टर सम के हिसाब से जाएंगे, वेक्टर एडिशन के हिसाब से जाएंगे। तो इसका P, इसका P, है ना, इसका नेट P रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, है ना, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स, ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या कंपाउंड और दूसरे नॉन पोलर भी हो सकते हैं? देखते हैं। व्हाट अबाउट CO2? CO2 कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, इनमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? ऑक्सीजन ही। कार्बन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन ही क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो जब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या होगा? ऑक्सीजन पर पार्शियली क्या नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव, इसमें पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, इससे डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। अब जरा गौर कीजिए, तो जितना P इधर है उतना ही P इधर है, तो ये क्या होगा? P रिजल्टेंट 0, P रिजल्टेंट 0। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका? 0। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका? 0। एक का डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर, एक का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है? 0। अब जरा सा इसको थोड़ा सा लेमन स्टाइल में पढ़ें। लेमन स्टाइल में पढ़ने वाली बात ये हो जाएगी, इन दोनों माइनस का सेंटर यहाँ, इन दोनों प्लस का सेंटर यहाँ, तो अब यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कहलाएगा। तो इसके बीच में सेपरेशन है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेपरेशन दिख रहा है। जरा देखिए, माइनस माइनस का सेंटर भी यहाँ आएगा, प्लस प्लस का सेंटर भी यहाँ आएगा, तो सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज सेम हो जाएगा। तो सेपरेशन नहीं है चार्ज में, सेपरेशन चार्ज में नहीं है, माने नेट चार्ज में कोई सेपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम नहीं करेगा, नहीं इसका कोई डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं इसका कोई नेट डाइपोल मोमेंट होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खुद रोटेट नहीं होगा, ये रोटेट कर जाएगा, ये टर्न कर जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, खुद घूम जाएगा। डाइपोल मोमेंट हम उसी चीज़ का की बात करते हैं जिसमें रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिले, उसी के लिए हम मोमेंट की बात करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, रोटेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, रोटेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये बन जाता है क्या? CO2 क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर, यूजुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो हो जाता है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर। इसका हेयर पिन शेप्ड है,
तो उसके ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, ये मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दिया। इतना डिटेल में फिजिक्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बताया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक, अब डाइलेक्ट्रिक्स के विषय में हमने आप लोगों को बताया था किसमें, डे वन में तो मेरे को लगता है कि शायद एक आध दो जन रहे थे और बाकी लोग कोई था नहीं। डे वन डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज द मीडियम थ्रू विच चार्ज डू नॉट passes but it can affect electrostatic force of attraction or repulsion, or another way we can say that field, it can affect the electrostatic field। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, लिख रही है क्या हैं? ठीक है, कोई बात है ना। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो जिसके थ्रू कंडक्शन तो नहीं होगा लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करने की टेंडेंसी पोलर मॉलिक्यूल्स में तो दिख रही है हमको। पोलर मॉलिक्यूल्स में भी क्या हो रहा है, दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल अफेक्ट कर सकता है? चलिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है ना। लेकिन पहले हम जरा पोलर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को देखते हुए, अगर मान लीजिए आप जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, अब बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिए, ठीक है जी, क्या कर दिए, डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिए, है ना। अब इसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिए। डालने से पहले डाइलेक्ट्रिक का जो स्टेटस रहा होगा, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें क्या होगा, पोल डेवलप होगा, प्लस माइनस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका, है ना। इनका क्या होगा, रहा होगा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ऐसा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने किसी का मुंह इधर, किसी का मुंह ऐसा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई इधर कोई इधर, कोई किसी का डाइपोल मोमेंट इधर, किसका नेट डाइपोल मोमेंट इधर, तो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप नहीं करेगा, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट में अगर हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अगेंस्ट द फील्ड अलाइंड हो जाएगा। प्लस वाला चार्ज उधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, यही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाई करेंगे तो ये जो पॉजिटिव एंड है इधर भाग जाएगा, फार दूर भागेगा, निगेटिव अंदर की तरफ आएगा, तो अलाइंड अप हो जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ओके, इस तरीके का क्या होगा, इसमें हमको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, ये इसका अलाइनमेंट, सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पलट जाएंगे, सबका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड में आ रहे हैं, तो इधर में ड्यू टू पोलराइजेशन, अगर इस प्लेट को हटा करके देखें, है ना, इस प्लेट को हटा करके देखें, तो इस सरफेस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप करेगा और इस साइड में एक नेट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप करेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप करेगा। और इस टोटल का ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू अलाइनमेंट या पोलराइजेशन जो भी कहे, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा।
एक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा, डेवलप करेगा, जो आपका अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, जो कि आपका अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, यानी फील्ड को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। इट विल रिड्यूस द फील्ड, इट विल रिड्यूस, फील्ड को रिड्यूस कर देगा। मतलब ये जो भी है ना, वो फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। करेक्ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक्सियल पोजीशन में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाया था, तो ये क्या होता है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं सब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस उल्टे डायरेक्शन में बनाएगा, यही होगा ना। इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो जो भी इधर अलाइन कर जाएगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सब के सब, सारे के सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो रहा है ना। इक्वेटोरियल वाला, एक्सियल वाला तो एक तरफ बढ़ाएगा दूसरी तरफ घटाएगा, एक तरफ बढ़ाएगा दूसरी तरफ घटाएगा, तो जितना बढ़ाएगा उतना घटाएगा, तो एक्सियल वाला अनअफेक्टेड हो जाता है। एक्सियल पोजीशन में भी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ना। तो इधर में पॉजिटिव इधर में निगेटिव, तो सम टोटल मिला करके जितना बढ़ाता है उतना घटाता है। लेकिन जो इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं वो सबके सब इधर, तो सबके सब इधर, है ना। यानी कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप करता है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो हम लोग किस कंक्लूजन पर आते हैं, जैसे किसी डाइलेक्ट्रिक्स को डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तब वैभव सब खैरियत, खैरियत, तो थोड़ा पहले से चल दिया करो, है ना, खैरियत। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ चलिए, तो ये तो हो गई किसकी बात, पोलर मॉलिक्यूल्स की बात, है ना। ये पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करता है, वो इट बिहेव्स लाइक ए डाइलेक्ट्रिक एंड इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो क्या जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम नहीं करेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स तो काम करेगा। ये बात तो हम देख रहे हैं, क्या बात है रे, सो कह रहा है? तो जो क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, सो डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम नहीं करेगा। क्या कुछ इस तरह की बात नहीं होगी, बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल करेगा। और बिल्कुल करेगा तो क्या करेगा, होता क्या है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम बात किए थे, है ना, है ना, वो क्या होता है कि एक ही जगह प्लस और माइनस दोनों रहता है, ठीक है, एक ही जगह पर प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बाय इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और ये अंदर की तरफ। दैट मीन्स व्हाट, देयर विल बी इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, है ना। जैसे कोई काम कोई नहीं कर रहा, उसको प्रेरित कर दिया जाए, इंड्यूस कर दिया जाए कि तुम ऐसा करो, है ना, करने के लिए प्रेरित किया जाए। कोई कुएं में छलांग नहीं लगा रहा हो, उसको कहे कूद ना कूद ना कूद कूद कूद, तो ये इसको कहते हैं इंडक्शन, प्रेरण, है ना। तो क्या किया करता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल जाएगा तो भैया वहाँ पर शिफ्टिंग और चार्ज तो है ही, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे will get induced polarization, उसमें induced polarization होगा, और induced polarization पे होने की वजह से it will behave like polar molecules। अब वो पोलर मॉलिक्यूल की तरह क्या करेगा, काम करेगा। और जब वो पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करने लगेगा तो जो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट किया था पोलर मॉलिक्यूल्स अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग देखे थे, वही काम ये भी करने लगेगा। यानी कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मैग्नेट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है?
मैग्नेट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, चूँकि नॉर्थ पोल को साउथ पोल, साउथ पोल को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है। रिपल्सन भी देखने को मिलता है, सेम पोल में रिपल्सन और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। लेकिन आयरन क्यों होता है, या जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो क्यों होता है? उसका कारण ये है कि जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, किसी मैग्नेट के करीब में आता है, उसके अंदर खुद ही पोल डेवलप हो जाता है। उसमें हम पढ़ाएंगे इसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में या मैग्नेटिज्म में, वो खुद मैग्नेट बन जाता है कुछ देर के लिए, और जब वो मैग्नेट बन जाता है तब उसमें अट्रैक्शन चालू हो जाता है। लेकिन इंडक्शन ऑलवेज क्या करता है, और इंडक्शन के कारण जो पोलराइजेशन होता है, तो नॉर्थ के सामने साउथ बनता है, साउथ के सामने नॉर्थ बनता है, इसलिए ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। आयरन पीस वगैरह होगा उसमें ऑलवेज अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी ही बात हमारे यहाँ भी है, ठीक है, ओके। तब ऐसे सिचुएशन में पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो इफ capital E is the electric field, then polarization P इक्वल टू, ये X, ये चाय कहते हैं, इसका उच्चारण होता है CHI, चाय है ना, X नहीं है ये, है ना, चाय E, जहाँ ये चाय कहलाता है इलेक्ट्रिक अबे का स्पेलिंग है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी व्हाट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है ऑफ व्हाट, मीडियम, किसी भी मीडियम का ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, ठीक है जी, है ना। तो ये बात हम लोग कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की, इसके नेचर को समझना हमारे लिए ज़रूरी था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको देखा, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सिंपल वे में ये समझें कि एनी कंडक्टर, किसी को कोई कंडक्टर है, हाउ मेनी चार्ज कैन ए कंडक्टर होल्ड ऑन इट, इन इट या ऑन इट, है ना, इन इट तो होता ही नहीं, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज होता है ना। तो क्या वो कितना कर सकते, क्या कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करके रखने की मतलब कोई लिमिट तो होगा कि भाई इस कंडक्टर को इतना चार्ज दे सकते हैं। कोई एक बर्तन होता है, कितना पानी डाल सकते हैं, उसका लिमिट तो होगा कि 5 लीटर डालेंगे कि 10 लीटर डालेंगे कि 20 लीटर डालेंगे कि 25 लीटर डालेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप मेरे को बतलाएंगे कि कैसे सॉल्यूशन है। मेरे पास 2 अलग अलग गड्ढे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग गड्ढे हैं, ये नहीं समझ में, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये मेरे को पता है, दोनों एक का पिट यहाँ दिख रहा है, दूसरे का भी पिट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं है कि ये फैला हुआ कितना है अंदर से, ये कितना फैला हुआ ये भी मेरे को नहीं पता चल रहा। लेकिन जब इसके अंदर कोई गेज डालते हैं तो जितना डेप्थ इसका है उतना ही डेप्थ इसका, ये इतना बात तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन ये कितना फैला हुआ है, ये कितना फैला हुआ, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा हो। तो क्या आप कोई ऐसा तरीका सजेस्ट कर पाएंगे जिससे हम पता कर सकें कि किसका ये वाइड है, किसका, मतलब किसकी कैपेसिटी ज़्यादा, किसकी कैपेसिटी कम है। सजेशंस आर इनवाइटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पानी भरेंगे, ठीक है, लेकिन अपने पास एक लिमिटेशन है पानी का कि हम इतना ही पानी भर सकते हैं। हो सकता है कि इतना बड़ा गड्ढा हो कि उतना पानी हम भर ही नहीं सकते। पानी भर सकते हैं लेकिन अब कितना बड़ा गड्ढा है तो लिमिटेशन है, तो क्या करेंगे, क्या तरीका अपनाना चाहिए। मान लीजिए अपने पास 10 ही लीटर या 5 ही लीटर पानी है, चलिए पानी तो भरेंगे। तो करेंगे ये
कि इसके अंदर पानी डालेंगे और उतना ही पानी इसके अंदर भी डालेंगे। 10 लीटर पानी है, 5 लीटर इसमें भी डाल दिए, 5 लीटर इसमें भी डाल दिए, ठीक है। और जब गेज से नापा गया तो पता चला कि जब इसमें रॉड डालें तो इसमें इस लेवल तक आया और इसमें इस लेवल तक आया। किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? इसका। राइज इन लेवल इसमें कम हुआ, इसमें क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए मेरे को अब एक सवाल का जवाब दीजिए। दो अलग अलग कंडक्टर है, ओके, इसमें चार्ज दिए Q, इसमें भी चार्ज दिए Q, ठीक है, ओके। तो इसमें राइज इन पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो राइज इन पोटेंशियल किस में कम दिखेगा? इसमें। कम चार्ज देने पर भी, ज़्यादा चार्ज देने पर भी राइज इन पोटेंशियल क्या होगा? इसमें कम होगा, पोटेंशियल राइज इसमें कम देखने को मिलेगा। उतना ही चार्ज लेके छोटे कैपेसिटी वाला क्या होगा? उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा चार्ज दीजिएगा, नहीं उसका पोटेंशियल काफ़ी हो जाएगा। जबकि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? ठीक है ना, तुरंत बढ़ जाएगा। यानी कि अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये जाएगा कितना चार्ज ले पाता है और कितना कम राइज इन पोटेंशियल होता है। कितना चार्ज ले पाता है इस बात पर डिपेंड करेगा और कितना कम राइज इन पोटेंशियल होगा। जिसमें राइज इन पोटेंशियल कम होगा उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक इसी कॉन्सेप्ट की तरह, ठीक है। तो यानी कि C=Q/V कह सकते हैं, यही कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं बता दिया, ठीक है जी। लेकिन ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, ऐसे हम डिफाइन हम लोग नहीं करेंगे। फिजिक्स में क्या होता है कि डिफाइन करने का तरीका एक अलग हो जाता है, डिफाइन करने का तरीका एक अलग हो जाता है। अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये आपने पढ़ा है। जबकि बेसिकली अगर यदि बहुत पुरानी किताबों में, पुराने ज़माने की किताबों में अगर ढूंढिएगा या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स जो सर आइजैक न्यूटन का लिखा हुआ, उसमें आप देखिएगा कि अप्लाइड एनी अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन ऑन इट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब तब F प्रोपोर्शनल ए, F इक्वल्स टू ma, m इज द कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इनर्शियल मास। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब मैं सीधे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो वो टेक्निकल बातें आ गई, टेक्निकली हम लोगों ने इसको ले लिया, क्योंकि लेटर ऑन यही बात आ जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि हम लोग सीधे टेक्निकल फॉर्म में उतर जाते हैं, उसके क्रूड फॉर्म को छोड़ देते हैं। और क्रूड फॉर्म ऑफ द साइंस इज़ वेरी एसेंशियल। साइंस के कॉन्सेप्ट में क्रूड फॉर्म बहुत ही जरूरी है, वेयर यू कैन रिलेट योर कंडीशन टू योर प्रैक्टिकल सिचुएशंस, जहां आप कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है ना। ये कोई फिजिक्स की जो भी ये थ्योरी है, कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट किया गया था दूसरे ग्रह से। इट इज़ ए सब्जेक्ट विच हैज़ बीन डेवलप्ड विजुअलाइजिंग द डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। अब हमारे आस इर्द गिर्द जितनी घटनाएं हो रही हैं उन्हीं को देख के बनाया गया, करेक्ट। तो हम ऑलरेडी साइंस को जानते हैं, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। साइंस को जानते हैं और ज़रूरत किस बात की है, पहचानने की, ठीक है। चलिए, तो आखिर कैपेसिटी को लिखेंगे कैसे? लिखने का जो तरीका बनता है, the amount of charge given is directly proportional to the rise in potential। मतलब कि चार्ज देते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ये सीधी सी बात है। अब देखिए, देखने के नजरिए, अब तरीका हम बदल दिए।
कि Q प्रोपोर्शनल V जाएगा। जैसे चार्ज देंगे पोटेंशियल तो बढ़े, पानी चाहे बड़े वाले कैपेसिटी वाले में दे या छोटे कैपेसिटी वाले में दे, चार्ज देंगे तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, लेवल तो बढ़ेगा, करेक्ट, लेवल उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज कि Q इक्वल्स टू सी भी, Q ले रहे हैं सी भी, वेयर सी इज व्हाट, कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट अगर है तो ये कांस्टेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कांस्टेंट इंडिकेट कर रहा है कि अगर भी ज़्यादा होगा तो सी उसका कम होगा। सेम चार्ज के लिए, सेम चार्ज के लिए जिसमें राइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका सी ये क्या होगा, कम होगा, और जिसका भी कम होगा उसका ये सी ज़्यादा होगा। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, भी जिसमें कम होगा उसका सी ज़्यादा, सी मतलब, तब यहाँ सी क्या बता रहा है, कैपेसिटी को, सी किस चीज़ को बता रहा है, कैपेसिटी को, ठीक है ना। तो वेयर सी इज द कांस्टेंट एंड इट इज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। तो C इक्वल टू Q बाई V होगा, और Q अगर 1 कूलम्ब हो, राइज इन पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल नहीं, राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल, इस टर्म में बार बार यही आता है। देन कैपेसिटी को 1 फराड कहते हैं। तो 1 फराड इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है। 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है। मान एक ऐसा कंडक्टर जिसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल राइज करने से उसकी क्या हो, 1 कूलम्ब का चार्ज देने से 1 वोल्ट का राइजिंग पोटेंशियल देखने को मिले, उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 1 फराड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात हम लोग करें किसकी, अब हम लोग ज़रा बात करें किसकी, वो हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस की। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, द कैपेसिटर और कंडेंसर। कंडेंसर का नाम सुने हो, कंडेंसर का नाम सुने हो, हर सब पंखे में होता है, हाँ ना, ठीक। तो आपने एक प्लेट लिया, ओके, आप उसको हाई टेंशन सेल से कनेक्ट कर दिया, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है ना। आपने हाई टेंशन सेल से क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, है ना। HT बैटरी, हाई टेंशन बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, मैंने बड़े कैपेसिटी वाले, ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ओके, चार्ज आ जाएगा। क्या कोई तरीका है इस प्लेट की कैपेसिटी को और बढ़ाने का, और चार्ज इस पर लाने की, कोई तरीका बन सकता है इस पर और चार्ज लाने की? चूंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या क्या कह सकते हैं, क्या होगा, क्या किसी भी कंडक्टर के ऊपर मान लीजिए चार्ज देते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, ठीक, आप बोलेंगे देते जाइए सर, करेक्ट। तो बाल्टी में पानी डालते हैं तो डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और जब वो पूरा भर जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो गिरने लगता है। तो क्या चार्ज भी गिरने लगेगा? नहीं गिरेगा, बाहर आएगा, चार्ज नहीं गिरेगा, चार्ज में लीकेज उकेज नहीं आएगा, गिरने उड़ने का कोई तरीका नहीं है उसका। गिरना चाहिए कि नहीं चार्ज को, क्या कंडक्टर है उसमें चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज के गिरने का कुछ तो होना चाहिए। हाँ, यस, यू मे थिंक,
यू मे थिंक एंड यू आर वेलकम इन द प्रोसेस। हाँ, गिरेगा तो गिरेगा कैसे, वही तो जानना चाह रहे हैं। कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू तो करंट का चार्ज का फ्लो होगा नहीं, है ना। अर्थ में ना ना हम उसको दे रहे हैं चार्ज, हम उसको जबरदस्ती दिए पड़े हैं, हम दिए पड़े हुए हैं कि हम तो माने हम तोरा में गागर में सागर समाप। क्या हो जाएगा, क्या क्या फ्यूज हो जाएगा, ओकरा जबरदस्ती कोच डालब, ओकरा मुँह खाना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक क्या ब्रेकडाउन, और ये तब होता है जब डाइलेक्ट्रिक अपने आयनाइजिंग पोटेंशियल पर पहुंच जाए, आयोनाइजिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाए। आयनाइजिंग पोटेंशियल का नाम सुना है किसी ने? किसी भी मॉलिक्यूल को या एटम को आयनाइज करने वाला पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल विच कैन आयोनाइज एनी व्हाट मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो जब आप कोई कंडक्टर लेते हैं उस पर चार्ज धकेले पड़े हुए हैं, दिए पड़े हुए हैं, सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जब इसका पोटेंशियल सराउंडिंग के आयोनाइजिंग पोटेंशियल को एक्वायर कर लेगा के बराबर हो जाएगा, अब क्या होगा, इसके चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये इतना ताकतवर हो जाएगा, ये है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत आ जाएगी, ला इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे इलेक्ट्रॉन और छीन करके अपने पास ले लेगा। मतलब आपने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो जो मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हुआ अब वो इसके करीब टिकेगा नहीं, रिपल होकर के भाग जाएगा, रिपेल होकर के भाग जाएगा, करेक्ट। फिर इस जगह पर या इसके जगह पर दूसरा मॉलिक्यूल पहुंचेगा, आप चार्ज दिए पड़े हुए हैं उसको, वो ये क्या करेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जो चिपकता सटते जाएगा आसपास उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, अल्लाह तो मार के भगा देगा, रिपेल खड़ा दूर हट जाओ, है ना, दूर चला जाएगा, करेक्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, आयन से दूर भागने लगेगा। ये प्रक्रिया फास्ट शुरू हो जाएगी, ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा। ये स्टेट को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मतलब अब इसके थ्रू आयन फ्लो करने लगेगा, अब इसके थ्रू चार्ज फ्लो करने लगेगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का, आयनाइजिंग पोटेंशियल पहुंचने के बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद वो कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। डेली तो आप देख रहे हैं इस घटना को। थंडरबोल्ट क्या है, जब क्लाउड के अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज एक्वायर होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर होता है, एयर तो है डाइलेक्ट्रिक, एयर तो है डाइलेक्ट्रिक, जब उसका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है उस जगह पर, उस समय जब वो क्या आयनाइजिंग पोटेंशियल तक जैसे पहुंचता है, फटाक जितने भी आयन्स होते हैं आयनाइज होने लगते हैं और चार्ज फ्लो करने लगता है किसके अंदर, मीडियम के अंदर। तो वो फ्लो ऑफ चार्ज जाएगा किधर, पृथ्वी के गर्भ में समाने के लिए, और वहाँ से पूरा जो है सो आयन्स चलता है, एक झटके से चलता है और सीधे सीधे अर्थ के अंदर चला जाता है। इसी को आप कहते हैं थंडरबोल्ट, माने ठनका, है ना, वज्र जिसको आप लोग कहते हैं, वही होता है, वो इवेंट होती है। तो आज जान गए ठनका गिरता का है, ये थंडरबोल्ट गिरता का है। अब के बाद से जब थंडरबोल्ट देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि ऊपर जैसे पूरा कैपेसिटी भर गया है, अब वो चार्ज क्या कर रहा है, सीधे सीधे अर्थ में घुस रहा है, ठीक है ना।
तो ये थी कहानी। अब जैसे कि मान लीजिए इसको हमने चार्ज दिया। अब एक लिमिट के बाद तो ये चार्ज लेगा नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगी। लेकिन चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से बच सकें और चार्ज इस पर हम दे भी सकें, और चार्ज भी दे सकें। अरे मोटरसाइकिल का स्पार्क करते हुए देखे होगा ना, स्पार्क प्लग जो होता है, किक मारते हैं, स्पार्क क्या करता है, एयर में चलता है स्पार्क, वो भी तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ही होता है। उस गैप में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम चाहते हैं कि इसको और चार्ज दे सकें, इसकी कैपेसिटी को और बढ़ा सकें, और चार्ज हम इसके ऊपर रख सकें, है ना। तो क्या करें, एक उपाय है। एक उपाय यह है कि इसके पैरेलल में एक प्लेट को डाल दें, एक प्लेट को डाल दें। अब जब इसके पैरेलल में एक प्लेट को हम डालेंगे तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इंटरनल अंदर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होने से कुछ असर पड़ेगा। लेट सपोज, एक एग्जांपल के लिए हम समझने के लिए हम लोग चल रहे हैं, मान लीजिए 10 वोल्ट इसका था यहाँ का, इस माइनस के कारण इसमें -6 देगा, -8 देगा। चूँकि प्लस वाला चार्ज दूर है तो वो भी तो पोटेंशियल बढ़ाएगा, तो +6 हो जाएगा। 10 इसका था, अगर ये नहीं रखते हैं तभी भी माइनस होने के कारण इसका नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ डेवलप करेगा, वो -8 होगा, तो इसके कारण फिर प्लस भी होगा। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो देखिएगा 10, 6, 16 में से 8 गया 8, माने 10 से 8 हो जाता है, 10 से 8 हो जाता है, तो ज़्यादा कम नहीं होता है। और लिटरली 8 और 6 तो हम लिए बहुत ही कुछ लगभग नहीं के बराबर कम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये +6 ना हो सके, ये कैसे हो सकता है? चलिए, तो दूसरे प्लेट को क्या कर दें, अर्थ कर दें। ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अंदर का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये +6 इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए तो राइज इन पोटेंशियल जो पहले कितना था, अब कितना हो गया, 2 वोल्ट का। जितना चार्ज दे करके पहले 10 वोल्ट बन जा रहा था, अब उतने ही चार्ज में मात्र 2 वोल्ट का राइज इन पोटेंशियल हुआ। आई बात समझ में? तो अब इससे में तो और अब 10 गुना चार्ज दे सकते हैं, नहीं दे सकते, 5 गुना चार्ज दे सकते हैं। यानी कि अब ऐसा अर्थ प्लेट को इसके अगर यदि हम पैरेलल आगे रख देते हैं, वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द conductor, and this process is known as principle of capacitance, and the device so formed is called capacitor. इस प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस भी कहते हैं, और ऐसा डिवाइस जो बनता है उसको कैपेसिटर या कंडेंसर बोला जाता है ना। विदाउट चेंजिंग द शेप एंड साइज of the conductor, the above process increases the capacity of conductor, and such arrangement is called capacitor और कंडेंसर। उसको कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए तो कहानी आगे बढ़ाई जाए। नेक्स्ट टॉपिक्स अपना द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स सच दैट one plate is connected to a high tension battery and another plate is earthed. दो पैरेलल प्लेट ले रहे हैं और एक को हाई टेंशन सेल से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी नॉट सेल। बैटरी या सेल में क्या फ़र्क है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ बैटरी, है ना।
ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और है ना, इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस में, तो इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस में। तो लेट ए बी द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट एंड सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब अगर हम लोग चलेंगे निकालने के लिए, क्या इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए चलते हैं, तो होना कितना चाहिए? C=Q/V, है ना। लेकिन अब जरा यहाँ पर मैं आपको इस फार्मूला को चेंज करूँगा। और क्यों करूँगा, आवश्यकता किस बात की, यहाँ समझिए। अगर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव। एक दिन मैं पढ़ाते वक्त में बताया था कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। दो प्लेट्स होंगे तो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और बाहर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो जब इसका राइज इन पोटेंशियल निकालने के लिए अगर आप चलते हैं, राइज इन पोटेंशियल निकालने के लिए अगर आप चलते हैं, तो जब आप चलेंगे तो इनफाइनाइट से लेकर चलेंगे, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इससे बाहर का वर्क डन क्या होगा, कुछ नहीं। तो आप बी प्लेट से ए प्लेट, जब जैसे ही बी प्लेट को क्रॉस कीजिएगा तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यानी कि फील्ड यहाँ से यहाँ तक वर्क, जो वर्क डन होगा वही एक्चुअल वर्क डन रह जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लेट्स है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका राइज इन पोटेंशियल। यहाँ तक फ्री फोकट में आए हैं ना जी, तो यहाँ से यहाँ तक जो खर्च लगा वही लगा। मैंने स्टेशन तक फ्री में आए विदाउट टिकट, और स्टेशन पर उतर करके क्या ले लिए, एक टोटो ले लिए, और जो खर्च लगा वो लगा, करेक्ट। तो अब की बार थोड़ा सा दूसरी बात होगी, ठीक है। यानी कि अगर इस स्टेटस में कैपेसिटी निकालने जाएंगे तो VA माइनस VB लिखेंगे। VA माइनस VB क्या हो जाएगा, राइज इन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटी यहाँ पर ये VAB लिख लीजिए, AB का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। दैट्स द बेस्ट इन केस ऑफ कैपेसिटर, ओके। तो VAB कितना होगा, इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VAB क्या हो जाएगा, VAB क्या होगा, ना 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 E, जय श्री राम। चलिए E इंटू वाट, E इंटू इनके बीच का सेपरेशन अगर D है तो E इंटू D होगा। क्यों हमने ऐसा लिख दिया, हमने इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी E इंटू D लिख दिया। क्यों लिख दिया, E=∆V/∆x। खूब कई दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े ना जी, है ना। तो ∆V कितना, माइनस साइन सब हटाइए, E इंटू ∆x, E इंटू ∆x, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी का, ठीक है, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। VAB E इंटू डी, ठीक है, E इंटू डी। तो भैया E कितना, बोलिए E कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू कितना, D, ओके। और सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा हो जाएगी Q अपॉन E, यानी जो चार्ज होगा उस पर E। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ लिखा जाए तो Q अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट E इंटू D, ठीक है। तो कैपेसिटी चूँकि Q बाई कितना होना है, VAB होना है, तो इसकी वैल्यू रखा जाए Q अपॉन QD, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, D, ठीक है, ओके। एक सिचुएशन बढ़ा लेते हैं कि इफ फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, अभी तो डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे इसमें, इफ फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाई इलेक्ट्रिक अगर से फिल कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसके अंदर डाल देते हैं। क्या होने जा रहा है, क्या होने जाएगा, क्या आप जानते हैं हम, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के साथ के चिपक जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, जैसे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के डी बाई सॉरी ए बाई डी, ये फार्मूला बन जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, के को बाहर कीजिए तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये हो जाता है जब एयर या वैक्यूम हो तो, यानी कि सी डैश इज इक्वल टू के सी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज के टाइम्स इफ एनी डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक अगर हम डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, के टाइम से इंक्रीज कर जाएगी। अब लीजिए एक और तरीका, पहले तो अपना प्लेट अर्थ प्लेट के लाए हैं और चेक कर देंगे, और उसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल करके। तो यूजुअली कंडेंसर और कैपेसिटर के बीच में क्या किया जाता है, माइका प्लेट डाल दिया जाता है। दोनों प्लेट्स है ना, इनके बीच में क्या कर दिया जाता है, माइका का शीट डाल दिया जाता है। डी को तो कम रखना ही है आपको, डी को तो कम रखना ही है, जितना सेपरेशन कम रख सके। सटा तो नहीं पाएंगे, सटा देंगे तो कंडक्शन चालू हो जाएगा, तब तो चार्ज आप स्टोर नहीं कर पाइएगा। तो सटाया नहीं जाता है, बीच में माइका डाल दिया जाता है। माइका डालने से क्या हो जाता है, सेपरेट भी हो गया और बीच में डाइलेक्ट्रिक भी आ जाता है। इस तरह से कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी किसकी, कैपेसिटर की। ओके, चलिए तो आज का सभा यहाँ ही किया जाए, और कल सभी लोग 10:30 बजे दिन में उपस्थित होंगे। कल संडे है, छुट्टी है ना। कुछ पढ़ाएंगे भी, कुछ टेस्ट भी लेंगे, कुछ करवाएंगे। टेस्ट क्या लेंगे, टेस्ट का दोगे तुम लोग, अभी टेस्ट लायक की स्थिति तुम्हारी नहीं बन रही है। जब बनेगी तब लेंगे, जब लेंगे तब फिर परसों क्या है, कौन सा यूनिट आ रहा है। चलिए पहले इसको बंद कर दिया है।